और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 विषय राजनीति विज्ञान खंड 6 इसके 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है विकासशील राष्ट्रों के संदर्भ में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान हैं। तो इसका उत्तर होगा एडवर्ड सिल्स। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक आधुनिकीकरण को मानवीय चिंतन तथा क्रियाओं से संबंधित बहुस्तरीय प्रक्रिया माना है। ठीक है, राजनीतिक आधुनिकीकरण को बहुस्तरीय प्रक्रिया किसने माना है? उत्तर होगा एसपी हंटिंगटन। अगला है राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 प्रतिमान या 5 मॉडल प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं। इसका नाम है एडवर्ड सिल्स। राजनीतिक आधुनिकीकरण के किस प्रतिमान को सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा राजनीतिक लोकतंत्र। याद रखना, एडवर्ड सिल्स ने राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 प्रतिमान या 5 मॉडल बताए हैं, जिसमें 4 के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं और 5वां जो नाम है उसका नाम है परंपरागत वर्ग तंत्र। परंपरागत वर्ग तंत्र। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ जो प्रतिमान माना जाता है वो माना जाता है राजनीतिक लोकतंत्र। ठीक है, अगला है निम्न में राजनीतिक आधुनिकीकरण का उपकरण है। उपकरण बोल दीजिए चाहे साधन बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, चाहे अभिकरण बोल दीजिए। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। यानी राजनीतिक आधुनिकीकरण के उपकरण जो है अभिजन वर्ग भी है, बुद्धिजीवी वर्ग भी है, राजनीतिक विचारधारा भी है। अगला है राजनीतिक संस्कृति शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले विद्वान कौन है? तो राजनीतिक संस्कृति शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले विद्वान है ग्रेविल आमंड। अगला है राजनीतिक संस्कृति के आयामों की चर्चा करने वाले विद्वान हैं। राजनीतिक संस्कृति के आयामों की चर्चा करने वाले विद्वान है सिडनी वर्बा। राजनीतिक संस्कृति का प्रकार नहीं है। राजनीतिक संस्कृति का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? सेवाभावी। याद रखना, ये 3 प्रकार बताएं राजनीतिक संस्कृति के शुद्ध रूप: संकुचित, प्रजाभावी, सहभागी। ये राजनीतिक संस्कृति के 3 शुद्ध रूप हैं और ये वाइसमैन के द्वारा बताए गए हैं। ये आगे नाम आ रहा है वाइसमैन। वाइसमैन के अनुसार मिश्रित राजनीतिक संस्कृति का प्रकार नहीं है। वाइसमैन ने राजनीतिक संस्कृति के 2 प्रकार बताए हैं, एक शुद्ध प्रकार, एक मिश्रित प्रकार। ठीक है, तो मिश्रित जो राजनीतिक संस्कृति है उसके भी 3 ही प्रकार बताए हैं उसने। तो इसके अंदर भी ये चौथा नहीं है, सेवाभावी सहभागी, ये नहीं है। बाकी मिश्रित राजनीतिक संस्कृति का प्रकार है संकुचित प्रजाभावी, प्रजाभावी सहभागी, संकुचित सहभागी। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति वैयक्तिक अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरणों के प्रतिमान है। ये परिभाषा किसकी है? ये है आमंड और पावेल की। दी पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन। दी पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के लेखक हैं डेविड ईस्टन। दी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है जीए आमंड। इसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था के निवेश निर्गत मॉडल। ठीक है, निवेश निकास मॉडल बोल दो, निवेश निर्गत मॉडल बोल दो। ठीक है, का प्रतिमान प्रतिपादित करने वाले विद्वान हैं। तो इसका उत्तर होगा डेविड ईस्टन। ठीक है, अगला है राजनीतिक व्यवस्था के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका उत्तर होगा जीए आमंड। तो जीए आमंड का जो राजनीतिक व्यवस्था का मॉडल है उसका नाम है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल, और डेविड ईस्टन का जो राजनीतिक व्यवस्था का मॉडल है उसका नाम है निवेश निकास मॉडल। डेविड ईस्टन के अनुसार निवेश से तात्पर्य है, निवेश का क्या मतलब है डेविड ईस्टन के अनुसार? इसका अर्थ है मांग तथा समर्थन। फिर आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का निवेश कार्य या निवेश नहीं है। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के जो कार्य बताए हैं उसमें से इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर होगा हित विकेंद्रीकरण। ये कार्य राजनीतिक व्यवस्था का नहीं है, बाकी राजनीतिक सामाजिकरण एवं भर्ती भी है,
हित स्पष्टीकरण भी है, राजनीतिक संचार भी है। अगला है राजनीतिक विकास उपागम पर विचार करने वाले विद्वानों में अग्रणी विद्वान कौन है? राजनीतिक विकास, इसका उत्तर होगा लुसियन पाई। ठीक है। अगला है लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास का लक्षण नहीं बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा लक्षण लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का नहीं है? तो इसका उत्तर होगा स्वतंत्रता। ये याद रखना, समानता, क्षमता और विभेदीकरण, ये तीनों जो है राजनीतिक विकास के लक्षण हैं लुसियन पाई के अनुसार। अगला है राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक पतन की चर्चा करने वाले विद्वान कौन है? इसका उत्तर होगा हंटिंगटन। ठीक है। अगला है आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये लिखने मिस प्रिंट हो गया। आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा लुसियन पाई। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर होगा टॉमस हेयर, इसलिए इसको हेयर पद्धति भी कहा जाता है। किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय मत प्रणाली को अपनाया जाता है? द्वितीय मत प्रणाली को अपनाने वाला देश है फ्रांस। अगला है भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। फिर है गेरीमेंडरिंग का संबंध निम्न में से किससे है? गेरीमेंडरिंग का संबंध है निर्वाचन क्षेत्र तथा उनके निर्माण से। फिर है सूची प्रणाली में सूची कौन तैयार करता है? सूची प्रणाली में सूची जो है वो राजनीतिक दलों द्वारा तैयार की जाती है। अगला है निर्वाचक मंडल का अर्थ है। निर्वाचक मंडल का अर्थ क्या है? प्रतिनिधि का निर्वाचन करने वाले मतदाताओं का समूह है। फिर है निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य अर्थ है। निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य अर्थ है निर्वाचन के लिए निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र की इकाई। अगला है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होगा भौगोलिक प्रतिनिधित्व। अगला है किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? संसदों की जननी, उत्तर होगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है किस देश में व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन प्रथम सदन से अधिक शक्तिशाली है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। ठीक है। अगला है यदि दूसरा सदन पहले सदन का विरोध करता है तो वह दुष्ट है और यदि उससे सहमत हो जाता है तो व्यर्थ है। ये कथन किसका है? ये कथन है अब्बेसीज का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिर है भारत की राज्यसभा में कितने सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। अगला है संघात्मक राज्यों में द्वितीय सदन किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? द्वितीय सदन किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? उत्तर होगा संघ की घटक इकाइयों का, यानी संघ में शामिल राज्यों का। फिर है अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों का अनुमोदन किसके द्वारा आवश्यक है? उत्तर होगा सीनेट। ठीक है। अगला है अपनी कृति मॉडर्न डेमोक्रेसीज में किसने व्यवस्थापिकाओं का रोग मनोविज्ञान समझाने का प्रयास किया है? इसका उत्तर होगा लॉर्ड ब्राइस। अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड ब्राइस। व्यवस्थापिकाओं का मनोविज्ञान, रोग मनोविज्ञान, लॉर्ड ब्राइस द्वारा किस पुस्तक में समझाने का प्रयास किया है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ये व्यवस्थापिकाओं का रोग मनोविज्ञान, इसका मतलब होता है व्यवस्थापिकाओं का पतन। ठीक है। फिर है आधुनिक लोकतंत्र में व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी का प्रमुख कारण है। तो ये सारे ही कारण हैं। इन सारे ही कारणों से व्यवस्थापिका की भूमिका में वर्तमान में गिरावट आ रही है। दलीय पद्धति का विकास, कार्यपालिका के कार्यों एवं प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि, प्रदत्त व्यवस्थापन। ठीक है। जहां कार्यपालिका शक्ति अंतिम रूप से एक व्यक्ति में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा एकल कार्यपालिका। फिर है भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की कार्यपालिका है? तो इसका उत्तर होगा एकल कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा देश है जिसमें मंत्रिमंडल तो पाया जाता है किंतु सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। तो स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका को संघीय सरकार बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। अगला है
वह एक ऐसा सम्राट है जो कि स्वयं ही अपना प्रधानमंत्री है। ये कथन किसका है? ये है ब्रोगन का। ठीक है, तो ब्रोगन का ये कथन किसके बारे में है? इसका उत्तर होगा अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में। किस देश की कार्यपालिका में संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिकाओं के गुणों का समन्वय पाया जाता है? मतलब दोनों प्रकार की कार्यपालिकाएं मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। उत्तर है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, किस देश को प्रशासनिक न्यायालय के लिए जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशासनिक न्यायालय के लिए फ्रांस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीशों के चयन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? उत्तर होगा कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। किस देश में व्यवस्थापिका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है? व्यवस्थापिका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। उत्तर है स्विट्जरलैंड। फिर किस देश में न्यायाधीशों का कार्यकाल जीवन पर्यंत रखा गया है? याद रखना, अमेरिका। ठीक है, जीवन पर्यंत। किस देश को न्यायिक पुनर्निरीक्षण के लिए जाना जाता है? तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण के लिए अमेरिका को जाना जाता है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं, इसी को न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। फिर भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? याद रखना 65 वर्ष है। ठीक है, फिर है मारबरी बनाम मेडिसन विवाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मारबरी बनाम मेडिसन विवाद जो है ये न्यायिक पुनर्निरीक्षण के लिए या न्यायिक पुनरावलोकन के लिए प्रसिद्ध है और ये अमेरिका के अंदर है। ठीक है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे मार्शल। याद रखना, ये न्यायाधीश मार्शल के द्वारा जो है दिया गया था इसके अंदर, और न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इस केस की सुनवाई करते हुए। और लास्ट क्वेश्चन है, आजकल भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके लिए जाना जा रहा है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो न्यायिक सक्रियता के लिए जाना जा रहा है। ये सेक्शन सी के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। कल आपकी एग्जाम है तो निश्चित रूप से इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं संपन्न करते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।